में जो मेन टॉपिक था वो कल मैंने आपको करवाया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 को एंड करेंगे। इसके सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 2 से 3, इनको मैं आपको बताऊंगा और आज चैप्टर 9 को एंड करेंगे और कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 हमने एक दिन के अंदर करना है, ठीक है, नंबर रेस वहां पर सब काम है। तो अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ना हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है माइकलसन इंटरफेरेंस। माइकलसन इंटरफेरेंस। बेटे अगर आपको याद हो ना तो आपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन एंटी टेस्ट में आपको कोई थ्योरी वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी थ्योरी आपने याद नहीं करनी। बेटे माइकलसन इंटरफेरोमीटर is an instrument measure distance accurately. डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने वाली डिवाइस है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फॉर्मूला L = m λ/2। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना, बस कोड आपने इस टॉपिक में कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले में ये कैपिटल L क्या है? डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में ये कैपिटल L क्या है? डिस्टेंस मूव बाय मिरर। इस फॉर्मूले में ये m क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व। इस फॉर्मूले में ये लैम्डा क्या है? इस लैम्डा के बारे में आप सबको पता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले के डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, सर वीडियो स्टक हो गई है। सर नहीं सही है, वो बच्चे का इशू हो सकता है। क्या हुआ वीडियो को, क्या हुआ? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट का इशू है। सर सही हो गया। इस तरह बेटे ना इंटरप्ट किया करें टाइम। अगर 1 मिनट के लिए स्टक होती है, थोड़ा वेट कर लिया करें, दोबारा उधर ही आगे करें। इस तरह लेक्चर को ना रुका करें, वरना फिर मुझे मजबूरन आप सारों को म्यूट करना पड़ता है। हाँ जी बेटे, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन यूं कर सकता हूँ, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपने लाइट की वेवलेंथ बतानी है। अगर डिस्टेंस मूव बाय द मिरर इज 500 सेंटीमीटर and number of fringes observed are 800। अगर number of fringes observed 800 है और distance moved by the mirror 500 सेंटीमीटर है, तो बताएं लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। बेटे लाइट की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? लैम्डा = 2l/m। 1.25। हाँ जी बेटे, l की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर, इधर -2 आ जाएगा, और बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। ये मेरे 2 0 से कैंसिल, 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5/4 बेटे किसके इक्वल होता है? 5/4 0.8 × 10⁻²। ठीक है बेटे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 × 10⁻²। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सही। अब आ रही है? क्लियर है आवाज सर, ठीक आ रही है। सर अब करीब आते हैं आवाज आ जाती है, सर 1.25 क्लियर नहीं आती। क्या करना है? सिर्फ सर आप हेडफोन।
सर इससे सर आपका कोई कसूर नहीं है सर। आप किस सुनो सर, एक बार कहें सर- तो सही क्या सर ये आपका क्यों नहीं देते हेडफोन? हेडफोन यूज कर लिया करें सर, सबसे ज्यादा इस क्लास में इशू होता है। हेडफोन लगा दें यार, हेडफोन बड़ा हेडफोन अच्छा नहीं है। पंखा बंद कर जैसे थोड़ा लाउड बोलने से इससे ही हो सकता है। पंखा बंद कर दो। सर पंखे की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ जी, आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है बेटे मेरी? सर जी सर थोड़ा बेहतर हुआ। हाँ जी। तो बेटे आपने सिर्फ इसके अंदर ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इसके क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन बेटे, डायफ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल। लाइट का बेंड होना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल। लाइट का रुकावट से टकराकर बेंड हो जाना डायफ्रैक्शन कहलाता है। अराउंड ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में और डायफ्रैक्शन में फर्क होता है। रिफ्रैक्शन में भी लाइट बेंडी होती है, डायफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड होती है, लेकिन दोनों की बेंडिंग में फर्क क्या है? रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आकर बेंड होती है, मीडियम चेंज होने की वजह से बेंडिंग, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेंडिंग डायफ्रैक्शन होता है लाइट का किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर मुड़ना, मीडियम चेंज ना हो, कोई रुकावट आ जाए तो वो मुड़ जाए, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आप सबने अपना शैडो बना देखा होगा अक्सर, जो है ना वो सूरज में आपका शैडो बन रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, सनलाइट आपकी बॉडी पार्ट से टकराती है और बॉडी पार्ट से टकराकर नीचे आपका जो शैडो बनता है वो सारी लाइट्स जो है ना वो बेंड होती हैं और वो शैडो बना रही होती है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू है कि जो आपका शैडो बनता है वो डायफ्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है बेटे, याद रखना है आपने डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन? बेटे डायफ्रैक्शन की कंडीशन है साइड ऑफ ऑब्स्टिकल, साइड ऑफ ऑब्स्टिकल इज वेरी स्मॉल, side of obstacle is very small as compared to side of obstacle is small or comparable to। बेटे जिसका माइक ऑन है काइंडली अपना माइक ऑफ करो। मोहम्मद तला बेटे आपका माइक ऑन है प्लीज, पूछ रहा। Side of obstacle is very small or comparable to wavelength of light। इसको भी मैं बेटे आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये देखें बेटे, मेरे पास ना एक ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल की विड्थ है और ये लाइट घुमा रही है। जब ये लाइट इस ऑब्स्टिकल से गुजरेगी तो लाइट इस ऑब्स्टिकल से गुजरने के बाद बेंड नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी आ जाएगी आगे। आप बोलेंगे सर बेंड क्यों नहीं हुई? क्योंकि दो वेव फ्रंट का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। अगर आप देखें तो ऑब्स्टिकल साइज ज्यादा है, ऑब्स्टिकल साइज ज्यादा है, ऑब्स्टिकल साइज ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, लेकिन कंडीशन क्या है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल साइज ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, तो बेंडिंग नहीं हुई लाइट की। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये फिगर बनाऊं, जरा देखें, जिसमें ऑब्स्टिकल साइज बहुत स्मॉल हो, ये देखें, इसमें लाइट ने सिर्फ इतनी सी स्लिट में से गुजरना है, इतनी सी जगह से गुजरना है, तो अब क्या होगा जरा बताएं।
अब क्या होगा, जब ये वेव फ्रंट इसमें से गुजरेंगे तो ये गुजरने के बाद क्या होगी, बेंड। अब बेंडिंग होगी। पहले वाले केस में बेंडिंग क्यों नहीं हुई, दूसरे वाले में क्यों हुई है, क्योंकि पहले वाले में ऑब्स्टिकल वेवलेंथ कम है, इस वाले केस में वेवलेंथ ज्यादा है और ऑब्स्टिकल साइज कम है। इस वाले केस में ऑब्स्टिकल साइज कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। तो बेटे आपने याद रखना है, जितना ऑब्स्टिकल साइज कम होगा ना, ये लाइन कहीं लिख लें जहां पर आप नोट डाउन करते हैं, मोर स्मॉलर विल बी द ऑब्स्टिकल साइज, मोर हायर विल बी द डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन। जितना ऑब्स्टिकल साइज कम होगा उतनी लाइट रेज बेंड ज्यादा होंगी। आपने अक्सर देखा होगा, अब ऊपर घरों में जो ऊपर वाले कमरे होते हैं उसमें छोटे छोटे रोशनदान होते हैं, पुराने स्टाइल के जो घर बने हुए हैं, उसमें से जब लाइट आगे गुजरती है तो सामने एक बड़ा सा गोल दायरा बन रहा होता है सामने वाली दीवार पे। वो क्या होता है, लाइट इतने से ऑब्स्टिकल से गुजरने के बाद डिफरेंट एजेस से पड़कर बेंड होकर आगे दीवार के ऊपर शैडो बना रही होती है, वो बेसिकली डायफ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब बेटे डायफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में कुछ फर्क है जो आपको पता होनी चाहिए। डायफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में क्या फर्क है, मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, देखते हैं कौन बच्चा इस लाइन को समझता है। डायफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अब बोलेंगे सर ये क्या बात है, इंटरफेरेंस में तो लाइट रेज मिलती हैं, डायफ्रैक्शन में कौन सी लाइट, देखें जब मैंने स्क्रीन के ऊपर, ये सामने स्क्रीन है, जब मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा ना तो डायफ्रैक्शन का पैटर्न, अगर मेरे पास ब्लू लाइट है तो डायफ्रैक्शन के पैटर्न में और मिनिमा क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझाने लगा बेटे, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। स्टूडेंट देखें, एक लाइट रे आई और लाइट रे आने के बाद इस वाले एच से पढ़कर बेंड हुई, एक लाइट रे आई इस एच से पढ़कर वो भी बेंड हुई। जब ये दोनों आपस में मिली तो इन दोनों ने आपस में मिलकर या तो कंस्ट्रक्टिव की होगी या डिस्ट्रक्टिव की होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव करेंगी तो मैक्सिमा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो मिनिमा बनेगा। यहाँ पर और कल वाले एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है, कल हमने पढ़ा था YDSC, YDSC में वहां पर दो स्लिट्स थी और एक लाइट यहाँ से आगे बेंड होती है और एक यहाँ से आगे बेंड होती है और दोनों यहाँ पर मिलकर मैक्सिमा और मिनिमा बनाती हैं। तो इंटरफेरेंस में दो वेव फ्रंट्स डिफरेंट स्लिट से आकर मिलती हैं और मैक्सिमा और मिनिमा बनाती हैं। डायफ्रैक्शन में एक ही स्लिट से गुजर के दो वेव फ्रंट्स आपस में मिलती हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा इंटरफेरेंस में और डायफ्रैक्शन में क्या फर्क है, बेटे मैं आपको बताता हूँ। अगर कल का आपको याद हो, कल का टॉपिक, तो बेटे इंटरफेरेंस में जो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा बने थे, अगर आपको याद हो तो वो कंसेक्यूटिव थे, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा बने। जितना ये देखिए, अगर आपको कल वाली फिगर याद हो, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा बने, मैक्सिमा मिनिमा इस तरह का पैटर्न बना था। लेकिन डायफ्रैक्शन में बेटे पता हो क्या होगा, डायफ्रैक्शन में जो आपका सेंटर वाला मैक्सिमा है ना वो बड़ा होगा, सेंटर वाला मैक्सिमा बड़ा होगा। जिस तरह आप साइडों पर जाएंगे मैक्सिमा छोटे होते जाएंगे और मिनिमा बड़े होते जाएंगे। तो ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल ब्रेड्थ के होते हैं, आपकी बुक में फिगर बनी हुई है ये दोनों, और डायफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल ब्रेड्थ के नहीं होते। इंटरफेरेंस के अंदर, इंटरफेरेंस में जब मैं इंटरफेरेंस की बात करूंगा तो इंटरफेरेंस में जब मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा ना तो इंटेंसिटी का ग्राफ क्यों बनेगा ऐसा, मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है। किसमें, इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी विल यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जो पहले मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वही बाद में मैक्सिमा की इंटेंसिटी है इंटरफेरेंस में। लेकिन डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, जो पहला मैक्सिमा होता है, ये देखिए जो पहला मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अगर आप देखें पहले मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है, बाकी वाले मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती है। जब मैं ये टॉपिक बच्चों को एफएससी में पढ़ाता हूं तो मैं पूरे 2 दिन लगा के सिर्फ उनको डायफ्रैक्शन समझाता हूं, और ये जो मैंने आपको फ्रिंजेस के बारे में बोल रहा हूं मैं उनको लेजर से बना के दिखाता हूं कि डायफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में क्या फर्क है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने वहां पर कोई ये कंपैरिजन नहीं लिखना, ये मैं आपको कंपैरिजन इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। यूईटी के पेपर में, फास्ट पेपर में उन्होंने आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछना,
आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ठीक है, वरना ये आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये दोनों ग्राफ आपने याद रखने, इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा होता है और डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी सेंटर की ज्यादा होती है, बाकियों की फिर कम होती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब बेटे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने अच्छी तरह याद रखना है। उसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड को रेस करना पड़ेगा, जितना मैंने अभी तक बताया पहले उतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये तीनों टॉपिक्स आपको कंपैरिजन में बताऊंगा, सिर्फ आप इनके फॉर्मूले याद रखना और जिस तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगा वैसे क्वेश्चन आपने करने बेटे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ X-rays by crystal, ठीक है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, बेटे नैरो स्लिट क्या है ये जरा देखिए, एक नैरो स्लिट, ये एक नैरो स्लिट है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये नैरो तो नहीं, अच्छी बोली वाइडर है, हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा जूम करके इस पिक्चर को बनाया, तो ये बेसिकली नैरो है। डिफ्रैक्शन तभी होगी अगर स्लिट, स्लिट मतलब ऑब्स्टिकल, स्लिट क्या होता है, एक छोटा सा सुराख ग्लास प्लेट के अंदर, अगर स्लिट विड्थ, अगर स्लिट विड्थ कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब बेटे जरा देखिए, ये डिफरेंट लाइट रेज है जो इस स्लिट में से गुजरेंगे, ये स्लिट इतनी बरीक है कि तमाम लाइट रेज में से गुजरने के बाद बैंड होगी, बैंड होगी। अगर आप देखें तमाम की तमाम लाइट रेज बैंड हो रही है, ऑल लाइट रेज विल बेंड, और बेंड होके एक पॉइंट पर मिलेंगे। अगर ये लाइट रे बेंड ना होती ये वाली, तो ये स्ट्रेट चली जाती, लेकिन वो बेंड हो गई इस एज से टकराकर। सो दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। नैरो स्लिट वाले टॉपिक में हमारी बुक कहती है कि पी पॉइंट के ऊपर एक मिनिमा बना है, हमारी बुक ने बताया है अगर पी पॉइंट के ऊपर मिनिमा बना है तो इसका मतलब है तमाम रेज आपस में मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। जब भी मिनिमा बनेगा इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर p पॉइंट के ऊपर मिनिमा बना है तो इसमें ये m क्या है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा, इसमें ये m क्या है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा। नैरो स्लिट में this m is the order of minima, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में d क्या है, इस फॉर्मूले में d क्या है, d is the slit width, slit width, slit की width कितनी है, lambda wavelength है, this theta is called what, angle of diffraction, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो, ठीक है। इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको पहले तीनों बातें बताऊंगा और फिर एक साथ इनके क्वेश्चन करा दूंगा। बेटे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? बेटे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट है,
ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ slits mechanically ruled on। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट है जिसके अंदर कई छोटे छोटे स्लिट्स हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब क्या है, दोबारा बोल रहा हूं, छोटे छोटे सुराख। जो आपका एक बाल है वो भी एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। एक टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मैं आपको बताता हूं, एक टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 400 से 5000 लाइन होती है पर सेंटीमीटर। क्या मतलब इसका, देखिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 1 सेंटीमीटर लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर लेंथ बहुत छोटी है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 सेंटीमीटर लेंथ में 5000 छोटे छोटे सुराख हैं तो आपको नेकेड आई से नजर ही नहीं आएंगे, आपको यूज करनी पड़ेगी माइक्रोस्कोप। अंडरस्टैंड? तो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी ऐसी होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट है जिसमें 1 सेंटीमीटर में कई छोटे छोटे सुराख होते हैं। हमारा जो हेयर है, हेयर वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जो आपका हेयर है वो भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह है, उसमें भी 1 सेंटीमीटर के अंदर कई छोटे छोटे होल्स हैं, लेकिन हमें नेकेड आई से नजर ही नहीं आते। ठीक है, तो 400 से 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर को आप ये भी कह सकते हैं 400 से 5000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर, स्लिट्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बेटे यहां पर मैं आपको एक डेफिनेशन बताने वाला हूं, आपने याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? डी। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला है L by N। L by N, length of grating over number of slits, length of grating over number of slits. This is the formula to find out the grating element, L by N। ठीक है, grating element क्या होता है? Distance between two adjacent slits, दो adjacent slits के दरमियान का डिस्टेंस। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो दो करीबी स्लिट्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। और ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ओवर नंबर ऑफ लाइंस। जिस तरह मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर। सवाल है, आपने आंसर करना है। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज, a diffraction grating has 500 lines per millimeter। 500 lines है पर मिलीमीटर। आपने क्या बताना है? अगर 500 lines पर मिलीमीटर है तो आपने बतानी है d। You have to find the value of d। तो आपने d बताना, शाबाश बताएं। If there are 500 lines per millimeter तो d की वैल्यू क्या होगी? d का फॉर्मूला लिखा मैंने, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ओवर नंबर ऑफ लाइंस। 500 लाइंस मतलब n की वैल्यू क्या है? 500। n की वैल्यू क्या है? 500। और l की वैल्यू कितनी है? l 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 500 स्लिट्स हैं, 500 लाइंस हैं, तो L की जगह 1 मिलीमीटर आ गया, N 500 है। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है? -3। और ये दो जीरो ऊपर आके क्या हो जाएंगे? -2 प्लस -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/5। तो 1/5 क्या है? 0.2। बेटे D किसके इक्वल आएगा? 0.2 n स्क्वायर -5, तो ये आ जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे कहेगा देयर आर 500 लाइंस पर मिलीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट। तो देखिए कई बच्चे इसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि ये तो करना ही नहीं है। अगर इतने आसान सवाल है तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला आता हो, तो मैं आपको पहले दिन ही ये समझा रहा हूँ बेटे कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। अगर आप चैप्टर 9 में कुछ भी ना करें, सिर्फ फॉर्मूले सारे याद कर लें तो आप सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके और भी 1-2 क्वेश्चन है, मुझे लास्ट में बेटे याद करवाइएगा, मैं आपको लिखवा दूंगा। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, इधर देखें। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर
डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर एक स्लिट जो है वो इतनी बारीक होती है कि लाइट पड़ने के बाद बैंड होती है, लाइट बैंड होती है, लाइट पड़ने के बाद बैंड, ठीक है। क्योंकि जब टॉपिक का नाम डिफ्रैक्शन तो बेंडिंग सारों में होनी है, यहां पर भी लाइट सारी इकट्ठी होती है पी पॉइंट। जब लाइट पी पॉइंट पे इकट्ठी होती है तो हमारी बुक, अब जरा देखिए यहाँ पर मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है। हमारी बुक कहती है कि पी पर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर सकती है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। उसका भी फॉर्मूला सेम है, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा या n लैम्डा। इस वाले टॉपिक में हमारी बुक बोलती है कि आपसे बोले मैक्सिमा या मिनिमा, आपने m की जगह पुट कर देना, लेकिन इसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मैक्सिमा या मिनिमा का नाम नहीं लेगा, वो आपसे लेगा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। 9.5 से लेकर 9.9 तक आपकी बुक की एक्सरसाइज में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल है। आप उनमें जब भी पढ़ेंगे वो आपसे बोलेगा थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, फोर्थ ऑर्डर स्पेक्ट्रा। तो इसमें कोई कम या ज्यादा पुट नहीं करने, वो कम या ज्यादा वाला चक्कर सिर्फ YDSC के एक टॉपिक के लिए था। यहाँ पर वो आपसे बोलेगा इस n का मतलब है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, इस n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। अच्छा, इसमें थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। इसमें d क्या है, इस वाले में d क्या था, स्लिट विड्थ। इस वाले में d क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको हमने L/N, ठीक है। इसमें थीटा बेंडिंग एंगल है, m ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है, लैम्डा वेवलेंथ। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला भूलना नहीं है आपने, इसको बड़े ध्यान से देख। अगले 10 मिनट में इसी फॉर्मूले के ऊपर बात करूंगा। d sin थीटा इज इक्वल नैरो टू स्लिट डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट में सर m जितना ऑर्डर ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा दिया होगा सेम पुट करना है या उसमें कम वगैरह? सेम पुट करना। डिफ्रैक्शन में जो ऑर्डर दिया गया होगा वही पुट करना, जो मैक्सिमम मिनिमम का ऑर्डर दिया होगा एज इट इज वो पुट करना, ठीक है। अच्छा बेटे, अब आप जरा देखिए तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले में मैं आपसे d पूछ सकता हूँ, d पूछ सकता हूँ। d किसका निकालेंगे आप, m लैम्डा ओवर sin थीटा। इसी फॉर्मूले के अंदर मैं आपको d के बजाय पूछ सकता हूँ नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे, d किसके इक्वल है बताएं, d इक्वल है L/N के। तो यहां पर आ जाएगा m लैम्डा ओवर sin थीटा, ऐसी है। तो यहां से n किसका निकालेंगे आप, n, हाउ कैन यू फाइंड n, L sin थीटा ओवर m लैम्डा। इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है इस फॉर्मूले का, उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ था, कहा था फाइंड नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करें। अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें ध्यान से तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक बात क्लियर हो रही है। वो बात क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, वो बात क्या है क्लियर हो रही है आपको। वो बात ये क्लियर हो रही है कि sin थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी दैट विल बेंड मोर। sin थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो बेंड ज्यादा होगा। मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, देखते कौन बच्चे मेरे क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। आप मुझे बताएं, सन इज द सोर्स ऑफ व्हिच लाइट, वाइट लाइट। वाइट लाइट। सन की लाइट आपको किस कलर की नजर आती है बताएं जरा मुझे। हाँ जी, कोई कहेगा सर सर येलो। आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। मैंने बेटे बड़ा आसान सवाल पूछा, मैंने पूछा आपको सन किस कलर का नजर आता है। ऑरेंज। एक बच्चा कह रहा है ऑरेंज, सर ऑरेंज। एक कह रहा है सर येलो, एक कह रहा है सर येलो ऑरेंज नजर आता है, और एक बच्चा व्हाइट कहता है लाइट कि होती है सर, वैसे। हाँ जी। अब मैं आपको समझाने लगा हूं, सन की लाइट ऑरेंज नहीं है, सन की लाइट ऑरेंज नहीं है। जिसका माइक हो ना माइक ऑफ करे। सन की लाइट ऑरेंज नहीं है, सन इज अ सो वाइट लाइट। लेकिन आपको सन ऑरेंज रेड नजर क्यों आता है? द रीजन इज रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। जब व्हाइट लाइट स्प्रेड होती है ना,
तो व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. द ऑरेंज रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, दैट विल बेंड मोर. सो आपको अच्छा चले बताएं, मैं इसका एक ऑपोजिट क्वेश्चन करता हूं. आपको ऑरेंज रेड कलर की सन की लाइट नजर आती है, क्यों? क्योंकि ऑरेंज रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा बेंड होगी. व्हाई स्काई कलर इज ब्लू? स्काई कलर ब्लू क्यों है? सन की वजह से. ऑफ लाइट. जी, सन की वजह से. देखें, सन की लाइट क्या है? व्हाइट लाइट. उस व्हाइट लाइट में से जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, वो बेंड कम होगा. और जो कलर बेंड कम होता है वो स्कैटर ज्यादा होता है. यहाँ पे कहीं पे लिख लें आप, द कलर विच बेंड मोर इज स्कैटर लेस. तो ब्लू कलर की तो वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो बेंड कम होगा लेकिन स्कैटर ज्यादा होगा. तो जो स्कैटर ज्यादा होगा वो फैल जाएगा. जो फैल जाएगा तो आपको स्काई कलर ब्लू, रात के वक्त आपको स्काई ब्लू क्यों नजर आता? क्योंकि रात के वक्त सूरज ही नहीं होता. अगर सूरज ही नहीं होगा तो व्हाइट लाइट नहीं होगी. Black व्हाइट नजर लाइट नहीं होगी तो समझ आ रही बेटे मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई हैं. जी सर. स्काई कलर इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग. और ब्लू ही क्यों है? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है. जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी बेंडिंग कम होगी, और जिसकी बेंडिंग कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी. तो ब्लू कलर स्कैटर ज्यादा होगा. और हमें सन का कलर ऑरेंज रेड क्यों नजर आता है? क्योंकि ऑरेंज रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो बेंड ज्यादा होगी. जो बेंड ज्यादा होगी वो हम तक आ जाएगी. इज इट ओके? अच्छा, एक और बात मैं आपसे करता हूं. सपोज करें आप एक कमरे के अंदर बंद है. आप नोटिस कीजिएगा, अगर कमरे के दरवाजे लॉक्ड हैं, बाहर कोई बल्ब लगा हुआ है, तो उस बल्ब की लाइट बेंड होके कम अंदर आती है, लेकिन बाहर जो लोग विस्परिंग कर रहे होते हैं उसकी आवाज आपको ज्यादा आ रही होती है. साउंड वेव में बेंडिंग ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में होगी, साउंड की वेवलेंथ नैनोमीटर में नहीं होती. साउंड, ये क्वेश्चन है पास पेपर का, कि अगर आप एक कमरे में लॉक है और बाहर जो है ना एक लाइट बल्ब लगा हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो आपको आवाज क्लियर आएगी या लाइट क्लियर आएगी? आपको आवाज क्लियर आएगी, क्योंकि आवाज की बेंडिंग ज्यादा होती है. क्योंकि जो साउंड वेव है उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, लाइट वेव्स की वेवलेंथ कम है. ठीक है? इसी तरह बेटे अगर आप इस फॉर्मूले से देखें, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से m को लगा करूं, तो m किसके इक्वल आएगा बताएं? d sin थीटा ओवर लैम्डा. मैं आपसे सवाल करने वाला हूं, इफ आई वांट टू इंक्रीज द ऑर्डर, अगर मैं चाहता हूं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन बढ़ाना, गिव मी सजेशन, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे d बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लैम्डा कम करना पड़ेगा, मुझे थीटा बढ़ाना पड़ेगा. इफ आई वांट टू ऑब्टेन मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, मुझे d बढ़ाना पड़ेगा, एंगल बढ़ाना पड़ेगा, लैम्डा कम करना पड़ेगा. आपसे मेरा एक सवाल है, साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा बताएं? 90 पे. 90. 90. हाँ जी. तो बेटे जब मैं थीटा की जगह 90 पुट करूंगा, थीटा की जगह 90, तो मुझे हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगा. हाईएस्ट ऑर्डर. तो बेटे जब भी आपसे कहे ना हाईएस्ट ऑर्डर, तो आपको अगर एंगल ना जो हाईएस्ट ऑर्डर बोले तो आप थीटा की जगह 90 पुट करते. तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? d ओवर लैम्डा. हाईएस्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है. ठीक है? अच्छा, और इसी का बेटे हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन राइट आंसर करता है. क्वेश्चन मैं कहां पर लिखता हूं? मैं यहां पर लिखता हूं, इधर. हाँ जी बेटे, एमसीक्यू है, अगर लाइट की वेवलेंथ 4000 नैनोमीटर है एक लाइट की, और दूसरी लाइट की वेवलेंथ है 8000 नैनोमीटर. इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देयर आर टू लाइट सोर्स, एक की वेवलेंथ 4000 है, दूसरे की, एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट एक लाइट से किया, एक बार दूसरी लाइट से किया है. तो आपने मुझे बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा. m1 और m2 की रेशियो क्या होगी? अल्फा ऑप्शन 1:2 या बीटा ऑप्शन 2:1? अगर वेवलेंथ की रेशियो ये है तो ऑर्डर की रेशियो क्या होगी? 1:2.
2:1। बेटे अगर आप देखें 2:1। अगर आप देखें तो m लैम्डा के इनवर्स है, m लैम्डा के इनवर्स आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है m1 over m2 is equal to लैम्डा 2 by लैम्डा 1। लैम्डा 2 by लैम्डा 1 इनवर्स है ना, तो m1 over m2 के सामने 1 by 2 नहीं आएगा, 2 by 1 आएगा। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा 8000 over 4। तो बेटे ये वाले तीनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2:1 आ जाएगा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी शाबाश। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, अभी आपने मुझे इसका आंसर बताना है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इफ ग्रेटिंग एलिमेंट इज 10⁻⁻² सेंटीमीटर, लिख लें शाबाश। ग्रेटिंग एलिमेंट कितने, 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा सेकंड है, एंड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा इज सेकंड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। शाबाश। और इसके लिए हाँ जी आपने इसमें बताना है वेवलेंथ फॉर वेवलेंथ बतानी है अगर एंगल हो 90 डिग्री, एंगल भी लिखो। 0.5। फाइंड वेवलेंथ इफ सर एंगल इज 90। 0.005। शाबाश, 0.005। कैसे करेंगे, लैम्डा बताने, तो यहां से लैम्डा लगा कर लें, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, d sin थीटा ओवर एंगल। अब वैल्यूज पुट कर लें आप, आपको 0.005 मिल जाएगा। ठीक है बेटे, इसका ना एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन मुझे याद है एक दफा आया था। उस फिगर बेस्ड क्वेश्चन में बेटे पता क्या कहा गया था, ये देखिए, उस फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि एक स्लिट है, एक स्लिट है यहाँ पर, और लाइट रेज एक बैंड होगी इस तरफ गई है और एक लाइट रेज बैंड होगी इस तरफ गई है। बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए आप, इस तरह की फिगर बनी हुई थी और उसने आपसे कहा था कि ये जो दोनों के दरमियान एंगल है ना वो 60 डिग्री है, दोनों लाइट रेज बैंड हो रही है, एंगल क्या 60 डिग्री। तो बेटे आपने थीटा की जगह 60 डिग्री नहीं लिखना, क्यों बोला, क्योंकि जब लाइट अगर बैंड ना होती और स्ट्रेट जाती तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 30, ये वाला एंगल कितना बनेगा 30। तो आपने जो एंगल है ना वो हमेशा लेना होता है स्ट्रेट लाइन में और जो बेंडिंग हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर इस तरह की फिगर बनी हो जिसमें बोलेगा कि दोनों लाइट रेज बैंड हो रही है और उनमें एंगल 60 डिग्री है, तो आपने एंगल 60 डिग्री नहीं लेना, आपने एंगल देखना स्ट्रेट में और बेंडिंग में कितना एंगल। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसका सवाल मैं आपसे यूं भी कर सकता हूँ, ये देखिए मैं फिगर बनाता हूँ आपको यहाँ पर बनाता हूँ, ये देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक लाइट यूं है और एक ऐसे है, इसका भी एंगल 45 डिग्री है और इसका भी एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90, लेकिन जो स्ट्रेट के साथ इसका एंगल होगा वो 45 डिग्री। तो आपने एंगल 45 डिग्री पुट कर। ठीक है, ये पॉइंट बेटे याद रखना है। हाँ जी बेटे, इसके बाद हम लोग चलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल की तरफ। ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं करना, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल। हमने क्रिस्टल की डिफ्रैक्शन एक्स-रेज से क्यों कराई, व्हाई वी यूज डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल, हमने क्रिस्टल के लिए एक्स-रेज क्यों यूज की, क्योंकि बेटे जो एक्स-रे की वेवलेंथ होती है आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर, आप सारों को पता होगा। और बेटे जो क्रिस्टल होती है ना, क्रिस्टल उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, इसमें डी क्या है, क्रिस्टल की जो लेयर में इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, आप लोगों ने सेकंड ईयर में डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें वो कहता है निकल क्रिस्टल की इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो अगर आप देखें उसका ऑर्डर भी 10⁻⁻10 होता है, तो बेटे इंटरप्लेनर स्पेसिंग 10⁻⁻10।
क्रिस्टल की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो भी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसीलिए हम एक्स-रेज डिफ्रैक्शन क्रिस्टल से करवाते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया डिफ्रैक्शन की कंडीशन द ऑब्स्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है बेटे। अब इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ बेटे, आपने सिर्फ उस ब्रैग्स इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये आपको बस फॉर्मूले याद हो। इसमें फॉर्मूला कौन सा, नैरो स्लिट में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कौन सा फॉर्मूला है, और डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल का क्या फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बेटे ये जो d है ना, d, दिस इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। मैंने ऊपर लिखा हुआ है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है बेटे। इसमें ये थीटा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन नहीं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बेटे इसमें ये m ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद हो। जैसे वो आपसे कहे कि एक्स रेज क्रिस्टल से बेंड होके इतने एंगल पे जा रही हैं, तो आपने लैम्डा बताना। तो जैसे वो एक्स रेज और क्रिस्टल का नाम लेगा, आप ब्रैग इक्वेशन यूज करेंगे। हमारी बुक का एक लास्ट न्यूमेरिकल है ब्रैग इक्वेशन के ऊपर, आप प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज को कर सकते हैं, वरना मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस एमसीक्यूज लिखवा दूंगा ब्रैग इक्वेशन का, मुझे याद करवा दीजिए। तो बेटे ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ब्रैग इक्वेशन का यूज क्या है, इसके जरिए हम इसका मेडिकल में हम स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन फाइंड कर सकते हैं, और जो दो क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट हैं, जिस तरह कई डीएनए के जो दो क्लोजली स्पेस पॉइंट होते हैं, उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग बहुत कम होती है आर्मस्ट्रांग में, वो हम ब्रैग इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो इसके लिए मुझे ये वाली स्लाइड रेज करनी पड़ेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी स्टूडेंट, पोलराइजेशन क्या होती है? व्हाट इज पोलराइजेशन? बेटे पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होती है। आप बोलेंगे सर ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या और पोलराइज्ड लाइट क्या है? बेटे अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट है जो which is more than one plane, जो एक से ज्यादा प्लेन में होती है। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। सनलाइट मेरे तक आती है ना, तो सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक को बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो सनलाइट क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि सन की जो लाइट है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, सन की जो लाइट है वो एक से ज्यादा एक्सिस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो अनपोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी लाइट व्हिच इज कन्फाइंड टू मोर देन वन प्लेन, ठीक है। और बेटे पोलराइज्ड लाइट व्हिच इज कन्फाइंड टू वन प्लेन, जो एक प्लेन में कन्फाइंड होती है, दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। प्यास में 2 साल लगातार ये सवाल आता रहा है, प्यास यूनिवर्सिटी का नाम है। मेरी बात जरा सुनिएगा। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन का फिनोमेना शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन में अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना होता है, और अनपोलराइज्ड लाइट मोर देन वन प्लेन में होती है। तो बेटे साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? इन विच डायरेक्शन ऑफ मीडियम, in which the direction of the propagation of particle is along the direction of propagation, जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन along डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो ये एक ही प्लेन में हुई। अगर एक ही प्लेन में कोई चीज है तो वो तो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो उसको अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा आपने याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एक्सहिबिट पोलराइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
पोलराइजेशन एक्सिबिट नहीं करती। पोलराइजेशन का फिनोमेना ये शो करता है कि लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है? ट्रांसफर, जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आगे होगा। क्रस्ट और ट्रफ आपको मैं याद हो अगर मैंने बनाया, तो बेटे जो लाइट है ना, लाइट ट्रांसफर ट्रांसवर्स नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो लाइट है ट्रांसवर्स नेचर। तो लाइट की पोलराइजेशन हो सकती है, साउंड की नहीं हो सकती। तो लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर, ये प्रूफ कौन करेगा? पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन में हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे। अब बेटे आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप नाइकी की आउटलेट पे जाए, वहां पर लिखा होता है पोलराइज्ड सनग्लासेस। पोलराइज्ड सनग्लासेस क्या करते हैं? पोलराइज्ड सनग्लासेस लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और एक अनपोलराइज्ड लाइट को पार्शली पोलराइज कर देते हैं, ताकि अब जो अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं अबू धाबी में, यूएई में, तो शदीद गर्मी में आप देखा होगा प्लेयर ने ग्लासेस लगाई होती हैं। वो कोई वो ग्लासेस नहीं होती जो आप पठान से लेते हैं, वो ग्लासेस होती हैं, वो बड़ी महंगी ग्लासेस होती हैं। कभी आप वी ट्रैक वगैरह या नाइकी के आउटलेट पे जाएं तो पोलराइज्ड सन ग्लासेस आपको 15-20 हजार के मिलेंगे, क्योंकि पोलराइज्ड सन ग्लासेस क्या करती हैं, वो अनपोलराइज्ड लाइट को जो एक से ज्यादा प्लेन में होती है उसको पार्शियली पोलराइज कर देती हैं या पोलराइज कर देती हैं। इससे क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और ग्लेयर रिड्यूस हो जाता है। जैसे सन में देखूं तो मैं हार्डली कुछ सेकंड भी नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं पोलराइज सन ग्लासेस लगा कर देखूं तो मैं भला सारा दिन खड़ा हूं देखता हूं, क्योंकि पोलराइज सन ग्लासेस लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देती है। चैप्टर नंबर 4 में आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि एटमॉस्फेयर से जब आगे सनलाइट टकराती है तो सनलाइट इंटेंसिटी होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जब वो सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजर जाती है एयर पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, एयर पार्टिकल क्या करते हैं, वो अनपोलराइज लाइट से पोलराइज कर देते हैं। लाइट का अनपोलराइज लाइट से पोलराइज होने का मतलब है उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई है, तो सरफेस तक आते आते इंटेंसिटी 1.4 किलोवाट से 1 किलोवाट रहता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं अनपोलराइज लाइट का पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई है। इसको करने के डिफरेंट टेक्निक्स होती है। लाइक हमारे पास होता है पोलराइजर। ये देखिए ये पोलराइजर, ये पोलराइजर बेटे क्या करेगा, बड़े ध्यान से बेटे बात सुनिए। देखिए ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर क्या करेगा, ये मेरे पास एक कोई भी सर्टेन पोलराइजर है, ये देखिए दिस इज द पोलराइजर। जो बड़े ध्यान से बात सुनिए, ये सनलाइट, अगर आपने किसी भी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट है उसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है तो आप यूज करेंगे पोलराइड्स का। पोलराइड्स क्या करते हैं, ये पोलराइड है, इसको पोलराइजर भी बोलते हैं। पोलराइजर वो इंस्ट्रूमेंट जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए अब इसमें होता क्या है, इसमें मैं कहता हूँ सिर्फ ये इतनी सी जगह है, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये देखिएगा इसमें ये सिर्फ इतनी जगह है जहां से लाइट गुजर सकती है, बाकी वाले इसके सारे हिस्से लाइट को अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब होगा क्या जरा देखिएगा, तो वो लाइट जो कि एक से ज्यादा प्लेन में है, वो लाइट जो एक से ज्यादा प्लेन में यूं आ रही है ऐसे, ये देखिए, तो ये पोलराइजर क्या करेंगे, ये पोलराइजर ये वाले हिस्सों को तो आगे जाने देंगे, ये वाले हिस्सों जो इस ट्रांसपेरेंट जगह से गुजर सकते हैं, और जो ये वाले हिस्से हैं इनको ब्लॉक कर लेंगे। तो आपने देखा लाइट अनपोलराइज से क्या होगी, पोलराइज, इनको बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर को हम यूज करते हैं एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले का क्वेश्चन यूजुअली जीआईके में और नस्ट में होता है। इंटेंसिटी I is equal to I नॉट cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है।
is the angle between plane of polarization. ये थीटा एंगल है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का। जिस तरह मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे तो अगर आप देखें तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर होगा cos 90 आएगा, cos 90 आएगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन कभी भी आपने इंटेंसिटी 0 नहीं करनी होती। अगर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, बल्कि इंटेंसिटी ये देखिए, आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है थीटा ना एंगल, दिस थीटा इज एंगल। अगर मैं आपसे कहूंगा कि जो पोलराइजर है वो ऐसे पड़ा है कि एंगल 45 डिग्री है, जरा ये स्टेटमेंट पढ़िएगा। अब पोलराइजर आर केप्ट क्रॉस सच दैट द एंगल इज 45 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे रखूं कि एंगल 45 डिग्री हो, तो अगर एंगल 45 डिग्री होगा तो इंटेंसिटी ओरिजिनल का कितनी हो जाएगी बताएं? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ और cos 45 का स्क्वायर 1/4 हाँ जी, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। बेटा इसका ना मेरे पास एक सवाल है पास पेपर का, यूटी में इसके सवाल नहीं आते। अगर मेरे पास दो पोलराइड हो 45, पहले एक 45 डिग्री पे फिर अगला 45 डिग्री पे, तो पहले वाले ने क्या किया? इंटेंसिटी को हाफ कर दिया, फिर जो अगले वाला वो भी 45 डिग्री पे है, वो क्या करेगा? ये देखिए, जो अगले वाला वो क्या करेगा? आई नॉट, अब इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी होगी है? आई नॉट बाय 2। अब मैं आई नॉट की जगह क्या लिख रहा हूं? आई नॉट बाय 2, क्योंकि अब इंटेंसिटी पहले से आधी होगी है। और फिर से दोबारा क्या करूंगा? cos 45 का होल स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई नॉट बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो अब इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब है उसके परसेंटेज में पूछा था, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो अगर एक पोलराइड होगा 45 डिग्री पे तो इंटेंसिटी 50% कम हो जाएगी। अगर इसी तरह के दो लगे होंगे तो इंटेंसिटी 25% कम हो जाएगी। अगर आपसे कहे कि उसका एंगल 60 डिग्री है तो आप थीटा की जगह 60 पुट कर दें, अगर बोले 0 डिग्री है तो 0 पुट कर दें। तो आपने ये फॉर्मूला बेटे याद रखना, ठीक है? ये आपका चैप्टर नंबर नजर ही नहीं आ रही जी बेटे।